नीति से, निर्णयों से जो सहमत नहीं है। और स्वाभाविक है, सरकार दो ही है, भाजपा और संघ की और अरविंद की, तो स्वाभाविक है इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि राज्य के साथ जो मिलने वाली सुविधाएं थी उनमें कटौती क्यों की गई, जो राज्य से निर्णय होने थे उसमें हमारा जो हक था उस पर हमें वो हक क्यों नहीं मिला। और वैसे केंद्र सरकार से भी उन प्रश्नों के जवाब पूछे जाएंगे जो इस सम्मेलन का हमारा मेन कारण है। तो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ महासम्मेलन कल आयोजित होगा, रामलीला क्षमा चाहता हूं, इंदिरा गांधी स्टेडियम। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं देखा गया पिछले 2 वर्षों में कई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो मैनुअल सीवरेज साफ करते हैं, उनकी मृत्यु हुई और निकी उनकी मृत्यु हुई, उसको लेके किसी प्रकार का उस समय किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अभी चुनाव आते हैं, हर राजनीतिक दल दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और आरोप भी लगते हैं राजनीतिक दलों के कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय ही जो दलित और अल्पसंख्यक हैं वो एक वोट का मुद्दा बन जाते हैं। तो क्या ये होता है या वाकई में एक अधिकारों की मांग है? देखिए 2020 याद होगा, मार्च में इस मुल्क में कोविड आया, उसी समय अरविंद चुनाव जीत करके आए। मैं 2020 से सैकड़ों आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां हमने संघर्ष किया। उस समय कोविड काल पे भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पूरी जान दांव पे लगा के लोगों के लिए समर्पित थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक व्यक्ति तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनता है, शपथ लेता है और अपने घर में छुप के बैठ जाता है, और सबसे पहले कोविड भी उन्हीं को होता है। माफ करिएगा, आज तक वो सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को कोविड होता है, और यही वो समय था जब CNRC के आंदोलन चल रहे थे, अपने हक के लिए वो लोग बैठे थे। उसी समय जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, ये वो दौर था 2020 जब मुझे जिम्मेवारी मिली। तब से मैं दावे के साथ कहता हूं, आदरणीय राहुल जी अपने तमाम सांसदों के साथ बस में बैठ करके नॉर्थ ईस्ट के दंगों में जाते हैं, शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं, मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। एक ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है सरकारों का। एक तो खुद दोषी हैं दंगे कराने में, उनके नेताओं के बयान हैं, सार्वजनिक है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो दिल्ली सरकार का जो दायित्व था आपसी भाईचारा, अमन चैन, वो कौन स्थापित करता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके विधायकगण। और दिल्ली में कांग्रेस के समय में कम से कम 1 दर्जन बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां कांग्रेस में शीला जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने शांति बहाली में अपना योगदान दिया, अपना दायित्व निभाया। तो ये अरविंद भाजपा का जो चेहरा है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्वज, चाहे आज के दौर के नेता हो, कार्यकर्ता हो, एक ही सोच के साथ काम करते हैं कि ये मुल्क एक रहना चाहिए, ये मुल्क ना बटे। इसलिए राहुल जी आज भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। दिल्ली कांग्रेस का कार्यकर्ता कोविड काल से लगातार आवाज उठाता रहा। आपने सफाई कर्मचारियों की बात की, कम से कम 1 दर्जन, जय किशन जी यहां बैठे हैं, 1 दर्जन हम आंदोलन कर चुके हैं, आवाज उठा चुके हैं। लेकिन तानाशाही सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति था, वही अरविंद का रवैया आज दलित समाज के साथ है। भाजपा का भी वही रवैया है। परिसीमन तो एक बड़ा उदाहरण है। पूर्व में 5-5 MLA जाते हैं केजरीवाल जी के घर कि साहब मिल लीजिए। केजरीवाल चुनाव के लिए गुजरात से एक आदमी प्लांट करके घर बुला लेता है, टाइम दे देता है, टिकट भेज देता है, बुला के घर डिनर करा देता है। क्या जय किशन जी, वीर सिंह धिगान जी या हमारे जो दूसरे इस वर्ग के जो नेता थे, क्या इन्होंने इस समाज का नेतृत्व नहीं किया? तो जो आपने बात कही, ये सही है कि दलित, खासतौर से सीवर में उतरने वाला जो कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आवाज उठनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था, यदि कोई इस तरह का कर्मचारी सीवर में उतर के मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये मैंने नहीं बोला, उनके खुद के अपने स्वराज और अपने मैनिफेस्टो में कहा गया। मैं आपको बकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। लेकिन आज तक उनके घोषणा पत्र को लगभग 8 साल हो गए हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ। यह प्रश्न तो अरविंद से पूछा जाए। घोषणा पत्र को आप कहते हो जी मैं संविधान से ऊपर रख के बात करता हूं, तो उस घोषणा पत्र में आज तक इनका हक क्यों नहीं मिला? और यही बात हम बार बार कहते हैं। आज हम लोग बेशक से चुने प्रतिनिधियों में संख्या बल में ना हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इस गर्व से कहना चाहता हूं, हमने हर विषय के ऊपर अपनी आवाज उठाई है। शराब की लड़ाई लड़ी तो हमने लड़ी, अभी शौचालय घोटाला, गरीब बस्तियों से जुड़ा हुआ घोटाला है जिसकी हम आवाज लड़ रहे हैं, DTC घोटाला,
उस समय कोरोना योद्धाओं की हमने बात की, लगभग एमसीडी के कई सौ कर्मचारी उस समय शहीद हुए, लेकिन अरविंद ने क्या कहा, जो दिल्ली सरकार में काम करता है, दिल्ली के अस्पतालों में काम करता है, उसी को हम देंगे। इसीलिए तो हमारा नारा है कि मत बांटिए लोगों को। दिल्ली में चाहे कहीं का भी कोई व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, एमसीडी का है, दिल्ली सरकार है, यदि यहां कोरोना काल में काम करते हुए किसी की शहादत हुई है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है सरकार को वो ऑनर देना चाहिए। तो ये एक मापदंड। दूसरा, अरविंद को कहीं राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता हुआ दिखाई देता है तो चाहे वो किसी प्रदेश का हो, वहां 1 करोड़ रुपए का चेक लेके पहुंच जाते हैं। दिल से सम्मान करिए साहब, हम साथ देंगे। राजनीतिक दृष्टि से फैसला लेंगे, हम सवाल खड़ा करेंगे, और ये मैं करता आया हूं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ठेकेदारी पर था। क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी जॉब कर रहे हैं? एक अधिकार क्यों मांगता है सरकार की सरकारी नौकरी का? ये वर्ग वैसा, माफ करिएगा, आज भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। माइंडसेट ऐसा है कि मेरे बच्चे को सफाई कर्मचारी का काम मिलेगा, कम से कम मेरा जीवन चलेगा। परमानेंट कर्मचारी की जो सैलरी मिनिमम 40,000 है, लेकिन जॉब दे नहीं रहे हो, मजबूरन वो प्राइवेट का उदाहरण देते हैं। प्राइवेट में नौकरी 10 से 12,000 रुपए की मिल रही है, वही काम करता है। वो बच्चा जो एमसीडी में करेगा वही काम मॉल में और दूसरे कामों में कर रहा है, सफाई का। पर अंतर देखिए, अंतर यह है जो सैलरी सरकारी नौकरी में 40-45,000 होगी, वो प्राइवेट नौकरी में 10 से 12,000। उसका मानसिक उत्पीड़न है, आने जाने का खर्चा है, आर्थिक बोझ है। तो ये जो अंतर है, जो दिलों में जो नफरत पैदा हो रही है, यही हमारी बात है। इसी को लेकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत जोड़ो जो नारा है, इसमें सब कुछ समाया है। महंगाई है, अन्याय है, मनों में भेदभाव की जो घटनाएं हैं, वो तमाम वो विषय है। इसीलिए कल 2 अक्टूबर है साथियों, परिसीमन एक बड़ा विषय है, जहां